हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुप्रभाविता के बारे में, प्लियोट्रॉपी के बारे में। देखिए, इस अनुन्य क्रिया में एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। इसको क्या कहते हैं अपन? बहुप्रभाविता कहते हैं। और ऐसे जीन्स को बहुप्रभावी जीन्स कहते हैं। मैंने आपको प्रभाविता में क्या बताया था कि एक जो जीन है वो एक ही लक्षण को दिखाएगा कि भाई ये पादप की लंबाई के लिए जिम्मेदार है ना। लेकिन बहुप्रभाविता में क्या होता है कि सिर्फ एक ही जीन बहुत सारे लक्षणों को दिखाएगा। जैसे कि यही जीन पादप की लंबाई के लिए भी जिम्मेदार होगा, यही पत्तियों के साइज के लिए भी जिम्मेदार होगा, यही पुष्प के रंग के लिए भी जिम्मेदार होगा, है ना, यही तने की मोटाई के लिए भी जिम्मेदार होगा। तो सभी लक्षणों को जब एक ही जीन दिखाएगा तो उसको कहते हैं अपन बहुप्रभाविता। तो क्या ये मेंडल के नियम को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि मेंडल तो कहते थे कि एक जीन सिर्फ एक लक्षण के लिए ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक जीन बहुत सारे लक्षणों को निर्धारित कर रहा है। इस अनुन्य क्रिया में एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। ठीक है, एक प्लियोट्रोपिक जीन जो बहुप्रभावी जीन है का सभी लक्षणों पर समान प्रभाव नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भले ही वो बहुत सारे लक्षणों को निर्धारित कर रहा है, लेकिन एक लक्षण पर उसका मेन इफेक्ट होता है। ठीक है, मेजर इफेक्ट होता है, और बाकी सभी लक्षणों पर कम प्रभाव होता है, द्वितीयक प्रभाव होता है। ठीक है, एक प्लियोट्रोपिक जीन का सभी लक्षणों पर समान प्रभाव नहीं होता है, बल्कि उनका किसी एक लक्षण पर मुख्य प्रभाव होता है। इसका किसी एक लक्षण पर तो क्या होगा बेटा? मेजर इफेक्ट होगा। बाकी सभी पर क्या होगा? कम प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको प्लियोट्रोपी में ध्यान रखना है। एग्जाम्पल है, जैसे मनुष्यों में एक जीन उत्परिवर्तन होता है जो कि सिकल सेल एनीमिया के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और यही जो जीन उत्परिवर्तन है जो सिकल सेल एनीमिया कर रहा है, यही जीन आपके शरीर में मलेरिया के लिए भी प्रतिरोधकता प्रदान करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक जीन के एक से ज्यादा प्रभाव हो रहे हैं। यही क्या है? आपकी बहुप्रभाविता है। और यही मैंने आपको यहां पर लिखा है। देखिए, जिन मनुष्यों में हाशियाकार आरबीसी का एलील होता है, अर्थात जो सिकल सेल एनीमिया के वाहक होते हैं, उनमें O2 की कमी के कारण अधिक ऊंचाई पर या अधिक कसरत करने पर आरबीसी की जो आकृति होती है वो हाशियाकार या फिर चंद्राकार होती रहती है। ठीक है, इसके कारण मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम आरबीसी में अपना जीवन चक्र चलाने में असक्षम होता है। इसलिए जिन लोगों में ये जीन पाया जाता है उनमें मलेरिया नहीं होता है। हाशियाकार आरबीसी का जीन दक्षिणी अफ्रीकी जनसंख्याओं में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। मतलब इसके कहने का यह है कि जो हाशियाकार आरबीसी के वाहक होते हैं या फिर रोगी होते हैं, उनमें होता क्या है कि आरबीसी की शेप बदल जाती है। आरबीसी की शेप कैसी होती है? द्विअवतलीय होती है। ये बदल करके कैसी हो जाती है बेटा? चंद्राकार हो जाती है इस तरीके से। तो यहां पर जो O2 को ग्रहण करने की क्षमता थी आरबीसी की, वो कम हो जाती है ना। तो शरीर में जब O2 नहीं पहुंचा पाती है आरबीसी, तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वाहक जो होते हैं आरबीसी, जो हाशियाकार आरबीसी के वाहक होते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है। उनकी आरबीसी लगभग ऐसी ही बनी रहती है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें वाहकों के लिए भी दिक्कत हो जाती है, जैसे कि वो अधिक ऊंचाई पर चढ़ें या फिर अधिक कसरत करें, है ना, हाई एल्टीट्यूड वाले स्थानों पर जाएं, जैसे पहाड़ों पर, है ना, बड़े बड़े ऊंचे पर्वतों पर जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? O2 की कमी हो जाएगी, है ना। तो जिन स्थानों पर O2 की कमी हो जाएगी वहां पर वाहकों के लिए भी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, उनकी आरबीसी की शेप कैसी होने लगेगी? हाशियाकार या फिर चंद्राकार होने लगेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है जहां पर किसी रोगी की डेथ भी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना है कि जिसकी हाशियाकार आरबीसी है वो मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक बन जाएगा, क्योंकि मलेरिया जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, उसका मेन टारगेट होता है आरबीसी, है ना। आरबीसी में वो अपना जीवन चक्र पूरा करता है। और जब आरबीसी की शेप द्विअवतलीय रही ही नहीं, शेप बदल गई, तो वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जब जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा तो मलेरिया फैलेगा ही नहीं। तो ये मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक बन जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल है, कपास के पौधे का एक जीन जो होता है जो कि लिंट रेशों के लिए उत्तरदायी है। कपास के पौधे में विशेष प्रकार के रेशे होते हैं जिनको अपन लिंट रेशे कहते हैं। इन रेशों के लिए जो उत्तरदायी जीन है वही जीन पादप की लंबाई के लिए, बीजांडों की संख्या के लिए और बीजों की जीवन क्षमता बाइएबिलिटी के लिए भी जिम्मेदार होता है। समझ में आ गई बात?
इसी तरीके से मनुष्यों में एक जीन उत्परिवर्तन होता है जो कि फिनाइल कीटोन्यूरिया उत्पन्न करता है। ये बीमारी है, मैं आपको आगे कराऊंगा जेनेटिक्स में, इसी चैप्टर में लास्ट में आएगा ये फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, तो ये एक मानसिक विकार होता है। तो ये बीमारी जो होती है इसके लिए जिम्मेदार जीन जो होता है ना, ये मानसिक विकार के लिए भी जिम्मेदार होता है। यही आपके लिए मानसिक विकार भी उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा बाल और त्वचा के वर्णकों में कमी भी कर देता है यही जीन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि उद्यान मटर का एक जीन। उद्यान मटर में एक जीन जो होता है जो कि पुष्प के रंग का नियंत्रण करता है, वही जीन बीज चोल के रंग को भी नियंत्रित करता है। पर्ण की कक्षा में लाल धब्बों की उपस्थिति को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, उद्यान मटर का एक जीन जो कि बीज की आकृति को नियंत्रित करता है, वही जीन बीज में मंड या स्टार्च के संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं? एक तो आप इसको जरूर ध्यान रखें, मनुष्यों में जीन उत्परिवर्तन जो होता है, सिकल सेल एनीमिया वाले एग्जाम्पल को। ठीक है, इसके अलावा ये कपास के पौधे का एक जीन, इसको भी ध्यान रखना है आपको। फिनाइल कीटोन्यूरिया वाले को ध्यान रखना है। ठीक है, इनको आप भूल सकते हैं, इनको आप छोड़ सकते हैं, इनको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करने वाले हैं बेटा नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ी थी पश्चमेंडलवाद में, वो एलिलिक जीन इंट्रैक्शन पढ़ी थी, एक ही जीन पर इंट्रैक्शन पढ़ा था, है ना। लेकिन अब जो है वो दो अलग अलग जीन्स के बीच में इंट्रैक्शन पढ़ेंगे, है ना। और यहाँ पर भी मेंडल के नियम को फॉलो नहीं किया जाएगा, यहाँ पर भी ये अनुपात बदल दिया जाता है। समझ आगे बात? यहाँ पर भी क्या होता है, ये जो 9:3:3:1 है ये बदल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे मात्रात्मक वंशागति की।